वेलकम टू माय चैनल एच मैं हूँ आपकी साइंस टीचर मिस आयशा। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एनिमल सेल और प्लांट सेल, जिसमें हमने फर्स्ट हाफ को डिस्कस किया था। आज हम सेकंड हाफ डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का। तो बेसिकली हमने साइटोप्लाज्म तक अपना लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था साइटोप्लाज्म होता क्या है। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली हमने पढ़ा था कि जेली लाइक मटीरियल है जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड सेल मेम्ब्रेन। हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि ऐसा मटीरियल जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हो तो हम उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जहाँ तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि सेल व साइटोप्लाज्म और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और जितने भी सेल्स हैं, सेल में बेसिकली डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये ऑर्गेनेल्स कौन सी होती हैं आज हम पढ़ाऊँगी मैं आपको, और इसमें आपको कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स किस तरह की होती है और कितनी टाइप की होती है। बेसिकली ये सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? ये सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है सेल के अंदर। ये यहाँ सेल के अंदर ये सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। और सेल ऑर्गेनेल्स होती क्या है? बेसिकली सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प करती है सपोर्ट, नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ के लिए सेल को बेसिकली ये प्रोटेक्ट करती है, हेल्प करती है और यानी कि नरिशमेंट करती है इसके डेवलपमेंट करने के लिए। यानी कि सेल के अंदर जितनी भी जिस तरह हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? हेल्प आउट करते हैं नरिशमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए। इसी तरह जो प्लांट और एनिमल सेल हैं, इनके अंदर जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो इनमें ये क्या करते हैं? ये सेल ऑर्गेनेल्स उन्हें हेल्प आउट करते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स कितनी टाइप्स के देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी बुक पे सेल ऑर्गेनेल्स दी गई है दैट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? दूसरी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड थर्ड है क्लोरोप्लास्ट एंड फोर्थ है वैक्यूल्स एंड फिफ्थ है सेंट्रियोल। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स डिफरेंट टाइप्स की हैं, यानी कि ये 4 यानी कि 5 ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि आपकी बुक पे दी गई है और जो कि सेल में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये आपने याद रखना है कि ये सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले जो हम सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ने जा रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल। क्या है ये? नेटवर्क है चैनल का, यानी कि नेटवर्क की तरह ये काम करता है चैनल का। द मूवमेंट ऑफ द मटीरियल, ये मूवमेंट करता है, यानी कि उस मूवमेंट करता है किसको? मटीरियल को मूव करने में मदद करता है। देन इन द सेल टेक प्लेस, सेल के अंदर थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये मूवमेंट करता है मटीरियल की सेल के अंदर कहाँ तक लेके जाने की? टेक प्लेस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ये मूवमेंट करता है। यानी कि ये एक ऐसा नेटवर्क चैनल है जो कि मूवमेंट करता है मटीरियल की सेल तक लेके जाने की इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्या है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली द नेटवर्क ऑफ अ चैनल है जो कि मूवमेंट करता है मटीरियल की। कौन सा मटीरियल? जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये मटीरियल कहाँ तक लेकर जाने की यानी कि कोशिश करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक लेके जाता है। वहाँ से इसकी नरिशमेंट प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरा जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में शॉर्ट थोड़ा सा नोट्स बना के लिख लें कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? तो बेसिकली जिस तरह किसी कंट्री में जो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो पूरे कंट्री को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, इसी तरह इनमें ये माइटोकॉन्ड्रिया ये ऐसा सेल्स है, ये ऐसी ऑर्गेनेल्स है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि ये क्या करता है? ये एनर्जी देता है। जैसे कि आपकी बुक पे लिखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया और द सेल पार्ट दैट प्रोवाइड द एनर्जी टू द सेल। यानी कि ये क्या करता है? ये सेल का एक ऐसा हिस्सा है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको? सेल को। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल का हिस्सा है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, दैट इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। जहाँ तक क्लियर होगा, साथ में इसकी डायग्राम दी गई है कि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली दिखता कैसा है और होता कैसे है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। और हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं कि ये प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द सेल। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट को देखें कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट प्लांट में प्रेजेंट होता है। अब प्लांट के किस हिस्से में प्रेजेंट होता है? प्लांट के जो पत्ते होते हैं, यानी कि जो पौधा है, पौधे के पत्तों में ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ये ग्रीन फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
अगर आपको जिनके प्लांट के पत्ते ग्रीन नज़र आते हैं तो बेसिकली उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और ये इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है क्लोरोप्लास्ट। तो यही बात की गई है इधर कि क्लोरोप्लास्ट आर द पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट का एक हिस्सा है। डेड कंटेन जो कि करता है क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोप्लास्ट ऐसा प्लांट का हिस्सा है जो क्लोरोफिल कंटेन करता है। अब ये करता क्या है, दे ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सन, यानी कि ये एनर्जी क्या करता है सन से, ये जो हरारत है एनर्जी है उसको लेता है। किससे, सूरज से। सूरज से हरारत एनर्जी लेगा, द प्लांट यूज एनर्जी टू मेक फूड। और फिर प्लांट क्या करेगा, ये फूड बनाने में यानी कि इसकी खुराक बनाने में मदद करता है। यानी कि सबसे पहले ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, सबसे पहले ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, ये प्लांट सेल से एनर्जी लेगा, यानी कि सन से एनर्जी लेगा। जैसे सन से एनर्जी लेगा तो ये प्लांट को ये फॉरवर्ड करेगा, प्लांट को मूव करेगा। तो प्लांट क्या करेगा, उस एनर्जी से फूड तैयार करेगा, खुराक तैयार करेगा। तो यही बात इधर की गई है कि क्लोरोप्लास्ट आर द पार्ट ऑफ सेल डेट कंटेन द क्लोरोफिल एंड द ट्रैप द एनर्जी ऑफ द सन एंड प्लांट यूज एनर्जी टू मेक फूड। यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्या करता है कि सबसे पहले ये सूरज से रोशनी लेता है, देन उस एनर्जी को यानी कि मूव करता है प्लांट को, और प्लांट उस एनर्जी से खुराक बनाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है वैक्यूम। अब ये वैक्यूल किस तरह के होते हैं, बेसिकली वैक्यूल करता क्या है, वैक्यूल होता है कि ये प्रेजेंट होता स्टोर करते हैं, यानी कि स्टोर, जिस तरह कोई भी चीज़ जैसे कोई जग है उसमें पानी स्टोर होता है, ग्लास है कोई पानी स्टोर है, इसी तरह वैक्यूल क्या करते हैं, वैक्यूल स्टोर करते हैं वेस्ट मटीरियल को, यानी कि जो गला सड़ा मादा होता है उसको स्टोर करते हैं। वेस्ट मटीरियल वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल्स, यानी कि वो पानी को, हवा को और दूसरे जो खुराक के जो पार्टिकल हैं उनको ये स्टोर करता है। कौन स्टोर करता है, वैक्यूल। और वैक्यूल प्रेजेंट कहाँ होता है, बेसिकली ये वैक्यूल इन प्लांट सेल इन सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट, यानी कि प्लांट में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है लेकिन एक ही होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये है वैक्यूल, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट में सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, यानी कि एक और सबसे बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट में, जबकि एनिमल में बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया एनिमल और प्लांट सेल में कि एनिमल में बहुत सारे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, जबकि जो प्लांट है उसमें सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए कि इसमें सेंट्रियोल्स की बात की है। अब सेंट्रियोल्स है क्या कि 2 सेंट्रियोल आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, यानी कि 2 जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ये सेंट्रियोल क्या होते हैं, ये सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं किसके करीब, न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेल डिवीजन, यानी कि ये एनिमल सेल डिवीजन में क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल, एक अहम रोल अदा करते हैं उस बेसिकली उसकी सेल को डिवाइड करने के लिए, सेल को ग्रोथ करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ प्रेजेंट होती है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो ये सेंट्रियोल का काम क्या है, ये सेंट्रियोल का बेसिकली काम होता है, ये न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होता है, जो कि 2 सेंट्रियोल, कितने 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के करीब इन एनिमल सेल के। एंड दे प्ले, यानी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एनिमल सेल डिवीजन, यानी कि सेल को डिवाइड करने में एक अहम रोल अदा करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि सेंट्रियोल होता क्या है। अब से इसकी सेल ऑर्गेनेलिज यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल एंड सेंट्रियोल। साथ साथ आप बुक को फॉलो करते जाएं कि बुक पे क्या लिखा गया है। तो इन 5 ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियस, जो कि अभी हमने सेंट्रियोल में पढ़ा है कि जो सेंट्रियोल होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस होता क्या है इसको देख लेते हैं। बेसिकली न्यूक्लियस होता क्या है, न्यूक्लियस होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, सेल का, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये क्या करता है, इट कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है सेल को, सेल में उसे कंट्रोल करता है। यानी कि ये वाहिद सेल है जो कि ये जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है सेल के अंदर उसको कंट्रोल करता है। देयरफॉर द न्यूक्लियस इज अ सेंटर ऑफ द सेल, और ये प्रेजेंट होता है कहाँ, ये न्यूक्लियस से ये प्रेजेंट होता है सेंटर में, किसके, सेल के सेंटर में ये प्रेजेंट होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, यानी कि न्यूक्लियस एक बहुत अहम पार्ट है, हिस्सा है सेल का, और इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल, ये तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है सेल के अंदर जितनी भी होती है। देयरफॉर द न्यूक्लियस इज कंट्रोल द सेंटर ऑफ द सेल, और जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। जैसे ही ये सेल के सेंटर
सेंटर में प्रेजेंट होगा तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी सेल के अंदर उनको कंट्रोल करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है, नेक्स्ट इन्होंने ये बात बताई है कि जो सेंट्रियोल होता है यानी कि जो न्यूक्लियस है, ये थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि इसमें जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं ये क्रोमोसोम है। अब न्यूक्लियस के दो पार्ट हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के पार्ट्स कौन से हैं न्यूक्लियस के, तो बेसिकली न्यूक्लियस के दो पार्ट हैं। कौन कौन से, एक है क्रोमोसोम और दूसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्रोमोसोम क्या है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, सबसे पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर ले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि एक बारीक सी मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो हम उसे सराउंडेड जो कि न्यूक्लियस को सराउंड किए रखती है, यानी कि इस तरह गोल इसके इर्द गिर्द जो आपको बारीक सी ये लाइन नज़र आ रही है, ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और ये करती क्या है, ये इसको सराउंड किए रखती है, इसको घेरा लगाए रखती है, यानी कि इसको कवर किए रखती है। तो जैसे ही इसको कवर किए रखेगी हम इसे क्या कहेंगे, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, यानी कि एक बारीक टाइप की, एक बारीक तरह की जो दागे नुमा की ने जो लाइन होती है जो कि इसको कवर किए रखती है, हम उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जबकि जो इसमें प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम क्या है, मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमोसोम प्रेजेंट इनसाइड, यानी कि धागे नुमा की जो शक्ल पर जिस तरह धागा होता है राउंड राउंड ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम करते क्या है, ये न्यूक्लियस के प्रेजेंट होते हैं सेंटर में। इन्हीं क्रोमोसोम की वजह से क्या होता है, इन्हीं क्रोमोसोम की वजह से सेल डिवाइड करता है, न्यू डेवलपमेंट होती है, न्यू ग्रोथ होती है। यानी कि ह्यूमन में अगर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं तो इसी वजह से न्यू बर्थ होती है, न्यू रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है इसी क्रोमोसोम की वजह से। नेक्स्ट है क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये पास करते हैं ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल टू द न्यू सेल, यानी कि ये अपनी खसूसियात एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। कौन ट्रांसफ़र करता है, क्रोमोसोम। क्या करता है, ये क्रोमोसोम करता है कि ये पास करता है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी खसूसियात को एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। कौन सा सेल, न्यू सेल के अंदर। अब द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स इन एवरी सेल, तो इन्होंने बताया गया कि हर जो जितने भी जानदार चीज़ें हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद, जो क्रोमोसोम की तादाद है वो फिक्स्ड होती है, वो यानी कि तकरीबन फिक्स ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। वो चेंज क्यों नहीं होती, क्यों, जिस तरह की एनिमल यानी कि ह्यूमन है, हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है। तो जैसे ये 46 क्रोमोसोम अगर ज़्यादा हो गए तो हम अब नॉर्मल हो जाएंगे, यानी कि स्पेशल पर्सन। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग होंगे जो बहरे होते हैं बेसिकली उनमें क्रोमोसोम की तादाद यानी कि 46 से कभी 48 हो जाते हैं या फिर 46 से कभी 44 हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और कम भी नहीं होने चाहिए, सिर्फ बराबर रहने चाहिए। कितने बराबर, 46 होने चाहिए, तभी हम यानी कि इंसान अपनी ग्रोथ अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, हमारी ग्रोथ अच्छे से हो सकती है, हमें प्रोटेक्शन मिल सकती है, हमारी हड्डियाँ मजबूत हो रह सकती हैं। इसी वजह से हमने अक्सर देखा होगा पोलियो वगैरह के जो बच्चे होते हैं तो बेसिकली उनमें वो यानी क्रोमोसोम की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्रोमोसोम क्या है। कि क्रोमोसोम बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि दागे नुमा की ये इस तरह की शक्ल है जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। और हर इंसान में ये क्रोमोसोम की तादाद फिक्स होती है और ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इन ह्यूमन बॉडी सेल 40, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट है, ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आपको एक पॉइंट दिया गया है आपकी बुक पे कि पॉइंट टू थिंक कि व्हाट हैपन टू द सेल इफ़ वी रिमूव द न्यूक्लियस। अगर हम यानी कि क्या होगा कि अगर हम सेल में से न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे, तो बेसिकली अगर हम सेल में से न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हमारी रिप्रोडक्शन नहीं होगी, हमारा जो सेल है वो ग्रो नहीं करेगा, वो प्रोटेक्शन नहीं करेगा, वो नेक्स्ट यानी कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा। तो ये है इसका आंसर। अब नेक्स्ट इन्होंने बुक पे दिया गया है आपके एक एक्टिविटी है जो ये टीचर है, अगर आप तो आपको उस क्लास में परफॉर्म करवानी होगी और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने टीचर से बोल के ये करवा सकते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है कि एक माइक्रोस्कोप लेनी है, उसमें एक लाइट माइक्रोस्कोप लेनी है, उसमें एक स्लाइड प्रिपेयर करनी है। अब स्लाइड किसकी प्रिपेयर करनी है, एक ऑनियन लाइट माइक्रोस्कोप में एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसमें एक ह्यूमन का चेक सेल लेना है, यानी कि ह्यूमन का चेक सेल लेना है। दूसरा हमें
ओनियन का यानी कि प्याज का सेल लेना है। अब इन सेल को हमने माइक्रोस्कोप के अंदर रखना है। जैसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो आपको जो शेप नज़र आएगी तो वो बेसिकली इसकी एनिमल सेल, वो ओनियन सेल होगा, और जो नज़र आएगा वो चेक सेल होगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले ऑब्जर्व द स्लाइड ऑफ ओनियन सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी कि जो प्याज का जो स्लाइस है, प्याज की जो स्लाइस है, जो एक थोड़ा सा पत्ता है छोटा सा प्याज का, उसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे। एंड ड्रा डायग्राम ऑफ एन ओनियन सेल, और प्याज की डायग्राम को ड्रा करना है। देन आइडेंटिफाई एंड लैब इट्स पार्ट, और इसमें जितने भी हिस्से हैं और प्याज के ओनियन के, तो इसको आइडेंटिफाई करना है कि इसके यानी कि पार्ट्स कितने हैं। दूसरा काम क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, द स्लाइड ऑफ ह्यूमन चेक सेल, ह्यूमन चेक सेल को ऑब्जर्व करना है अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे। एंड ड्रा द डायग्राम फ्रॉम वन सेल एंड लेबल ऑफ इट्स पार्ट, और इसी तरह इसके क्या करने हैं, इसके डायग्राम को ड्रा करना है और इसके पार्ट्स को लेबल करना है। तो बेसिकली ये सारा काम आपके टीचर्स का, अपने टीचर्स से कह के तो आप ये काम कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्टिविटीज़ भी हो जाएगी और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट है कंपेयर द टू सेल वाला डिफरेंस। तो आप देखेंगे कि ऑनियन सेल और चेक सेल में क्या डिफरेंस होगा। तो बेसिकली ऑनियन सेल में क्या होगा कि आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देंगे, छोटे छोटे वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई देंगे, जिनके जितने भी ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े वो सारे ऑनियन सेल में दिखाई देंगे, छोटे छोटे। नेक्स्ट है चेक सेल में क्या होगा कि आपको, ये ह्यूमन सेल है तो बेसिकली आपको जो भी इसमें दिखाई देगा वो अपने लेबल करनी है, उसका डायग्राम बनानी है। तो नेक्स्ट आपकी बुक पे दिया गया है आज का हमारा लास्ट टॉपिक या लास्ट पॉइंट, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंट क्या है, यानी कि दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है दैट इज़ द सेल वॉल। तो मैंने पहली लेक्चर में बताया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। तो डैट इज़ सेल वॉल के जो प्लांट सेल है, द सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं प्लांट में, जबकि जो एनिमल सेल है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो इसी वजह से कि न्यूक्लियस इन लाई नियर द साइड ऑफ द सेल वॉल बिकॉज ऑफ लार्ज वैक्यूल, जो न्यूक्लियस है वो इसके साइड पर प्रेजेंट होता है सेल वॉल के, क्योंकि ये लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, यानी कि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से न्यूक्लियस इसके साइड पे प्रेजेंट होता है। जबकि न्यूक्लियस लाई इन द सेंटर ऑफ द सेल, जबकि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस इसके सेंटर में प्रेजेंट है, यानी कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होगा और प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस एक साइड पर प्रेजेंट होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेक्स्ट है कि सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, यानी कि सिंगल एक ही वैक्यूल प्रेजेंट होगा किसमें, प्लांट सेल में, लेकिन बहुत बड़ा होगा, यानी कि बहुत बड़ा एक सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में। और दूसरा ये है कि मैनी वैक्यूल, यानी कि छोटे छोटे वैक्यूल, जैसे कि ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल, ये वैक्यूल, ये वैक्यूल, छोटे छोटे वैक्यूल प्रेजेंट होंगे किसमें, डैट इज एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में बताया कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पौधों में होती है और उनके पत्तों में होती है, जबकि एनिमल्स के कोई पौधे कोई पत्ता नहीं होता, यानी कि जानवर में। तो जाहिर है इसमें यानी कि क्लोरोप्लास्ट नहीं होगी, इसी वजह से हम कहते हैं कि प्लांट सेल हैव अ क्लोरोप्लास्ट और एनिमल सेल डू नॉट हैव अ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट एंड क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। नेक्स्ट है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल आर एब्सेंट, यानी कि इसमें सेंट्रियोल नहीं होता प्लांट सेल में, क्योंकि 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। तो सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो ये है डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल्स। और एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो आपने ये दोनों लिखते हैं, जितने भी ये 5 पॉइंट है, ये 5 के 5 पॉइंट आप लिखते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटीज़, यानी कि थर्ड एक्टिविटी आपकी बुक पे दी गई है, डैट इज़ ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल ऑन अ चार्ट एंड हैंग इन द क्लासरूम। तो बेसिकली आपको करना क्या है, अगर आप टीचर हैं तो आपको क्लासरूम में एनिमल सेल और प्लांट सेल की डायग्राम बनानी है। कौन सी डायग्राम बनानी है, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये वाले प्लांट सेल की डायग्राम बनानी है और ये एनिमल सेल की डायग्राम बनानी है। इन डायग्राम को बनाने के बाद क्या करना है आपको, क्लासरूम में चार्ट पे बनाने के बाद क्लासरूम में हैंग कर देनी है उसको। क्या होगा कि स्टूडेंट डेली का डेली इसे अंडरस्टैंड कर सकेगा कि एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। तो ये एक तरह की एक्टिविटी भी हो जाएगी, दूसरी तरह एक तरह का ये लेक्चर भी प्रिपेयर हो जाएगा इस तरह। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने एनिमल और प्लांट सेल का सेकंड पार्ट डिस्कस किया। मेरे चैनल
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया या कोई पॉइंट मिस हो गया है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक